नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज वसंत पंचमी है और सरस्वती जी की पूजा आप अपने घरों में अच्छे से कीजिए और माता को ये बोलिए कि माँ, मैं विद्या को ग्रहण करने के लिए अभी जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, मुझे इसमें सिद्धि मिले, मुझे इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का शेड्यूल है आज का। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चा कैसे बढ़ता है, बच्चे का विकास कैसे होता है एक माँ के पेट में, और बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है, उस टाइम में क्या क्या दिक्कत हो जाता है। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 3 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आप पढ़ेंगे किसी फीमेल के बॉडी के अंदर में क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या समझना है, आपको एक फीमेल का बॉडी पहले अच्छे से समझना है। अब उसको समझने के लिए आप समझिए बात को कि यूट्रस कुछ इस टाइप का होता है, ये हाफ है, अगर साइड से देखेंगे मतलब लैटरल व्यू, इसको हम साइड से बोलते हैं। लैटरल का मतलब होता है मेडिकल टर्म में साइड से कुछ इस टाइप का दिखता है। मतलब क्या है, क्या एक मेल के पास होता है यूट्रस? नहीं होता है, फीमेल के पास होता है, क्योंकि जो नेचुरली प्रोसेस है उसके हिसाब से तो एक फीमेल ही बच्चे को जन्म देती है। फीमेल के पास यूट्रस है, मेल के पास क्या है, मेल के पास स्क्रोटम है, पेनिस है, और उनका अलग सिस्टम है, उनका थोड़ा सा इजी सिस्टम है, लेकिन फीमेल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है, जो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, मतलब 28 दिन का चक्र जो है ये चलता रहता है, जिसमें आपके यूट्रस में बदलाव होते हैं। यूट्रस के सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वो हर महीने 28 दिन से लेकर के 30 दिन ये चक्र जो होता है उसके बीच में, जब ये चक्र यानी कि साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो अंदर वाला लेयर टूट करके बाहर आने लगता है ब्लड के साथ। अब ये सब तो हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स होती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मली कॉमन क्या क्या दिक्कत हो जाता है फीमेल को। लेकिन आज हम थोड़ा सा पिछले वाले क्लासेस में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर यूट्रस का पूरा पार्ट है तो बाहर से कुछ हमें दिखता है, लेकिन बॉडी के अंदर तो हमें दिखता नहीं है। तो ये पूरा चार्ट है, चार्ट मैंने आपके लिए ही स्पेशली बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और फिर आपको याद रखने में दिक्कत ना हो कि हाँ कौन सा चीज़ किसके अंडर आएगा। क्योंकि हम जब किताबों को पढ़ते हैं ना तो किताब बहुत ज़्यादा होता है। अगर एग्जाम में कोई अगर सवाल आया है आपके एग्जाम में, तो क्या होता है कि आपको पूछा जाएगा कि यूट्रस के बारे में या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप बताइए, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे 5 नंबर में, 10 नंबर में 3 से 4 पेज, 5 से 6 पेज ही लिखना होता है। तो आप कैसे पूरी चीज़ों को कंसाइज करके, कंसाइज मेथड का उपयोग करके कैसे आप उसको इम्प्रेस करेंगे, जो कोई कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि आपको पता है, आपने अलका मेडिकल क्लासेस पे जाकर के क्लासेस को अटेंड किया है, आपको पता है। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ, आप हमेशा बोलते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे बाहर से जो पार्ट हमें दिखता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। जो अंदर का पार्ट है जो हमको नहीं दिखता है उसको हम इंटरनल जेनिटेलिया बोलते हैं, मतलब बाहर से एक्सटर्नल और अंदर से इंटरनल। लेकिन एक और चीज़ होता है, एक फीमेल के बॉडी में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ ब्रेस्ट भी होता है। उसको हम किस में डालते हैं? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि जहाँ पे पेल्विक रीजन में यानी कि कमर के पास जो ऑर्गन है उसके साथ नहीं है, वो ऊपर रहता है, ठीक है, वो चेस्ट पोर्शन में रहता है। तो इसको हम तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि इसको भी डिटेल से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक औरत है और उसको जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके ब्रेस्ट में, तो क्या होता है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसके ब्रेस्ट में भी डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में हार्मोन में डेवलपमेंट हो रहा है, हार्मोन चेंज हो रहा है। बच्चे के लिए एक माँ का बॉडी तैयार हो रहा होता है 9 महीने, और जब बच्चा बाहर आता है तो उस टाइम भी मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। तो दूध में ऐसी क्या खासियत होगी कि बच्चे को दूध ही पिलाना पड़ेगा या फिर पिलाना चाहिए?
जो बच्चा होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चे को क्या बोलते हैं, माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये एक अलग टॉपिक होगा, बड़ा ही डिटेल से हम इसको भी समझेंगे। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि मॉन्स प्यूबिस है, यानी कि बाहर से अगर हमको दिखता है तो कैसा कैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को दिखाने में, तो मैं यहाँ पे बना ही देती हूँ, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये अगर थाई का पार्ट है एक फीमेल का, तो यहाँ पे कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मसल्स का भी इस टाइप से बना होता है। तो बाहर से जो ये वाला पोर्शन है और ऊपर से भी हल्का सा उभड़ा हुआ टाइप का होता है, तो जो ऊपर से उभड़ा हुआ टाइप का होगा उसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। और इसमें जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर में ज़्यादा फैट होता है, इसीलिए ये उभड़ा हुआ होता है ऊपर का पोर्शन। पिक्चर मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाता है यूट्यूब पे इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद है लेबिया मेजोरा, यानी कि ये जो मस्कुलर फोल्ड है, ये मोटा सा जो फोल्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बोलेंगे, बाहर के फोल्ड को। मतलब आपको ये भी सीखना है, अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं या फिर आप नर्स बनने वाले हैं, आप पैथोलॉजी या पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे मेडिकल के जो भी छात्र हैं उनको एनाटमी और फिजियोलॉजी पता होता है। तो बाहर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। और यहाँ पे एक पतला सा, अंदर में भी एक पतला पतला सा फोल्ड होता है जो कि कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है और इसमें कोई फैट नहीं होता है, ये डार्क कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। और जो क्लिटरिस होती है, क्लिटरिस क्या होती है, क्लिटरस जो है वो ऊपर से का उभरा हुआ पार्ट होता है, और क्लिटरस का काम क्या है, इसका है सेक्सुअल प्लेजर देना। मतलब अगर कोई दो इंसान, यानी कि एक फीमेल है एक मेल है, अगर सेक्सुअल प्लेजर अगर मिलता है तो फीमेल को क्लिटरस, और यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा है वो किस टिश्यू से बना हुआ है, करेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और जो क्लिटरिस है वो क्या करता है, उसका काम ही सिर्फ ये है सेक्सुअल प्लेजर देना। मतलब क्लिटरस के ऊपर एक उभरा हुआ पार्ट भी होता है, उसको हम बोलते हैं हुड ऑफ क्लिटरस। मतलब अंदर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी उसका बॉडी होता है लंबा सा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर होता है, इधर से बॉडी होता है, फिर इसका रूट होता है, तो वो अलग मैटर हो गया। वो जब हम डिस्कस करेंगे ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो हम उसमें एक एक चीज़, एक एक लेयर को हम डिस्कस करते हैं। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हमको डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। इसका जो यहाँ पे इसकी जो साइज़ होती है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की होती है। और आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब है, आप ये नोटिस करते होंगे कि यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा है वो उसके बीच में स्पेस सा है, उसी के बीच में क्या है, उसी के बीच में आपका पेशाब का जो डक्ट है वो खुलता है, यानी कि यूरेथ्रा होता है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई वहाँ पे। या फिर अंदर में वजाइना का जो होल आपको दिखता है उसको, बाहर वाले लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, मान लिया कि ये अगर यहाँ पे है और ये वजाइना है, ठीक है, तो बाहर से तो हमें दिखेगा ना कि यहाँ पे अंदर में कुछ डक्ट खुला हुआ है, कुछ पासेस बने हुए हैं, ट्यूब टाइप का है, बाहर से हमें वो होल दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोइटस। क्या बोलेंगे, इंट्रोइटस। मेडिकल टर्म है, याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, बार्थोलिन डक्ट भी होगा। तो बार्थोलिन डक्ट कहाँ पर होता है, बार्थोलिन डक्ट आपका यहाँ पे लेबिया माइनोरा के जस्ट पीछे में होता है बार्थोलिन ग्लैंड, और इसका डक्ट जो है वो लेबिया मेजोरा के अंदर वजाइना के पास जाकर के खुलता है। ये क्यों होता है, मटर के दाने जैसा होता है लेबिया मेजोरा, यानी कि आपका जो वजाइना है उसके नीचे में जो लेबिया माइनोरा है ना, जो पतला सा डार्क वाला स्किन का फोल्ड है अंदर में, फीमेल के बॉडी की बात हो रही है, वहाँ पे छोटा सा ग्लैंड होता है, और वो ग्लैंड का जो डक्ट होता है वो आ जा करके वजाइना के पास खुलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है, एक पानी की तरह पदार्थ वहाँ से निकलता है, ताकि जो वजाइना का पीएच है या फिर यहाँ पर मॉइस्चर बनी रहे, नमी बनी रहे, यहाँ पे नमी बनी रहे। और ऊपर से स्किनीज ग्लैंड होता है, मतलब यहाँ पे आपके क्लिटरिस से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बगल में स्किनीज ग्लैंड होता है, वो भी छोटा होता है, मटर के दाने जैसा होता है, और यहाँ भी वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए ये वाला ग्लैंड है, मतलब इसकी नमी, इसकी मॉइस्चर बिल्कुल बरकरार रहे, इसी के लिए यहाँ पे दो ग्लैंड है। नीचे से क्या है, नीचे से है बार्थोलिन्स ग्लैंड, और ऊपर से क्या है, ऊपर से है स्किनीज ग्लैंड। उसके बाद है पेरिनियम, मतलब यहाँ समझिए कि ये वजाइना है और ये मल पास करने का द्वार है, इसके बीच का जो रास्ता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम पेरिनियम बोलते हैं।
ये इतनी बात समझ में आ गई। ये बाहर से मैंने आपको उस दिन भी समझाया था और मैंने फिर से आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छे से बैठिए और पेन लेकर के बैठिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी कोर्स भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। आप पूरा चैप्टर या फिर आप पूरा बुक नहीं लिखने जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 पेज मिलता है। 20 पेज में से अगर 20 नंबर का आ गया कोई एक क्वेश्चन, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको इसको सीखना है। क्योंकि पूरे चैप्टर में से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत मेन पार्ट और एक तरह से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना होता है कि हाँ भैया हमको तो आता है, नंबर तो हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया। अब बॉडी के अंदर की बात हो रही है, यानी कि इंटरनल जेनिटेलिया। तो बाहर से अगर हम देखें बॉडी के अंदर, तो वजाइना एक होल होता है, उसके अंदर से हम पूरी चीज़ों को समझते हैं। बाहर से अगर हम अंदर जाएंगे तो वजाइना सबसे पहले हमको दिखेगा और जो वजाइना होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। उसका जो लंबाई है जहाँ तक वो फैला हुआ होता है। और यहाँ पर लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस के द्वारा यहाँ पे लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है, निकलता है। क्यों निकलता है? ताकि वजाइना का पीएच बिल्कुल मेंटेन रह सके। वहाँ से बाहर से कोई भी बैक्टीरिया जब अंदर जाता है तो वजाइना के अंदर का जो पीएच यानी कि जो माहौल है, उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है, अम्लीय है, ताकि बाहर का बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगस बॉडी में आकर के इन्फेक्शन को ना पैदा कर सके। पहले नाम क्या था? डोरनलिन्स बेसिलाई था, लेकिन बाद में जाकर के लैक्टोबैसिलस हो गया है उस बैक्टीरिया का नाम। और उससे क्या निकलता है? इससे निकलता है लैक्टिक एसिड निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वजाइना के जस्ट ऊपर होता है सर्विक्स। सर्विक्स हम किसको बोलते हैं? सर्विक्स आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये क्या है? ये वाला आपका पोर्शन हुआ वजाइना, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर्विक्स। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक है एंडो सर्विक्स, दूसरा है एक्टो सर्विक्स। ये जो एंडो सर्विक्स मैंने बोला है वो अंदर वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला भाग है, और एक्टो मतलब ये वाला भाग है। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं कि जो अंदर वाला भाग है वहां भी सेल्स का थोड़ा सा इधर उधर है। अंदर वाले भाग में जो सेल है वो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। यानी कि अब समझिए कि मेरा ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन किसी और टाइप का है, मतलब दोनों सेम सेम लग रहा है, लेकिन ये स्किन किसी और टाइप का है और ये स्किन किसी और टाइप का है। हल्का सा फर्क है अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो अंदर वाला भाग जो मैंने आपको अभी बताया, जो अंदर साइड है वो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल का है। यानी कि सेल है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉल्यूम टाइप का है, थोड़ा लंबा लंबा सा है। लेकिन जो नीचे वाला है, जो एक्टो सर्विक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो बना हुआ है वो उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता, यानी कि केराटिन नाम का उस सेल्स में प्रोटीन नहीं होता है, और वो हल्का सा स्क्वैमस एपिथेलियम और लेयर परत ज़्यादा है वहाँ पे नीचे साइड में। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम का बना हुआ है। क्रेटिन का मतलब होता है प्रोटीन है वो, और अगर उसमें नहीं होगा ये क्रेटिन प्रोटीन तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉन क्रेटिनाइज्ड लिखा हुआ है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर, लेयर्स बने हुए। किस चीज़ के? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का लेयर बना हुआ है। ठीक, तो तोड़ तोड़ करके मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आपका होता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कैसे होता है? सर्विक्स के पार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे होगा? जो ब्रांचेस ब्लड की आपके यूट्रस को जाकर के सप्लाई देती है, वही सर्विक्स को भी सप्लाई देती है। ठीक है, नीचे से जाकर के। अब नर्व सप्लाई कैसे होता है? मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो नर्व्स होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। मतलब आपको अगर डर लगता है, आप अगर भागना चाहते हैं किसी सिचुएशन से या फिर किसी से आपकी बहस हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। जब हम लड़ पड़ते हैं तो उस टाइम में काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन बाद में हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा छोड़ो, जाने दो, क्या हो गया। तो उस टाइम में काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक है, जो कि आपको एक तरह से फाइट और फ्लाइट यानी कि लड़ने में और भागने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे पेट के नीचे से जो जाल आया है ना, प्लेक्सस का मतलब होता है जाल, तो नर्व्स का जाल जो पेट के नीचे से जा करके सर्विक्स तक पहुँचा है, वो वाला नर्व सप्लाई यहाँ पर होता है। और दूसरा है प्यूडेंडल नर्व, जो कि यहाँ पे S2, S3 और S4, ये मैं आपको बताऊंगी
जब हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे सिंपली आप ये समझिए कि प्यूडेंटल नर्व जो होते हैं वो सर्विक्स को क्या करते हैं, वो सर्विक्स को नर्व सप्लाई करते हैं, मतलब उसके ब्रांचेस वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर्विक्स के बाद आता है फैलोपियन ट्यूब। अब क्या आता है, सॉरी, हाँ, अब फैलोपियन ट्यूब आता है, मतलब ये वाला पार्ट आ गया, सर्विक्स तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट ये फैलोपियन ट्यूब का है, इसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, और ये जो हल्का सा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट बनता है, और ये क्या है, ये गोनैड्स है। जैसे गोनैड्स का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे गैमेट्स मिलते हैं। तो गैमेट्स क्या हुआ, पेनिस से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है फीमेल के, यहाँ पे ओवरी होता है, तो इस ओवरी से क्या निकलेगा, एग निकलेगा या ओवम निकलेगा, उस सेम चीज़ है, ठीक है। तो जो ओवम और जो स्पर्म है जहाँ पे जाकर के मिलते हैं ना, वो ये वाला पोर्शन होता है एम्पुला में, ये जाकर के फर्टिलाइज होता है, वो एग और स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, और यहाँ से फिर खिसकते 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 गर्भाशय में जाकर के फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। तो मैंने बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसका 4 भाग होता है, 4 भाग होता है। पहला भाग मैंने समझा दिया इंट्राम्यूरल, जो कि थोड़ा सा था आगे में। दूसरा क्या, इस्थमस, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, और एम्पुला जो कि 5 सेंटीमीटर का होता है, और जो मुड़ा हुआ भाग था उसको हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। अब मुड़ा हुआ भाग मतलब किस भाग की बात हो रही है, और ये पूरी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। तो यहाँ पर समझिए ये जो आपका एम्पुला है ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसी एम्पुला वाले क्षेत्र में ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद जाकर के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। एक बोर्ड पे लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए कि एक टॉपिक के अंदर में कितने सारे टॉपिक्स हैं, और फिर उसके अंदर में और क्या क्या हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी पूरी ट्यूब की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जा कर के आप वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़िए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए। यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ कि 10 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन उसका पार्ट 4 है। 4 में सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला, इंट्राम्यूरल बोला, दूसरा क्या बोला, इस्थमस बोला। तो जो इंट्राम्यूरल है वो 1.25 सेंटीमीटर लंबा है, और 1 mm क्या है, चौड़ा है। इस्थमस जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है, और साथ ही साथ जो एम्पुला है जो कि बहुत लंबा वाला पोर्शन था, और जहां पर निषेचन की क्रिया हो रही थी वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, और जो मुड़ा हुआ पार्ट था इस तरीके से वो क्या है, वो इनफंडिब्यूलम है। अब उसके बाद बात करते हैं यूट्रस की, जिसकी लंबाई कितनी है। यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 3 इंच होता है, और सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 8 सेंटीमीटर तक होता है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब की साइज जो होती है वो 7 से 12 सेंटीमीटर भी चली जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया है और उसकी जो फैलोपियन ट्यूब की साइज है अगर वो 11 हो गया तो बाप रे बाप कुछ तो हो गया, इसको प्रॉब्लम है, काटना पड़ेगा या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वेरी कर जाता है बॉडी के हाइट पे, बॉडी के वेट पे, या फिर बॉडी का क्या कंडीशन है, हल्का फुल्का ना, अलग अलग सबका बॉडी होता है, तो हल्का सा स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं साइज में, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो यूट्रस का जो साइज है वो 8 सेंटीमीटर है, इंच में 3 सेंटीमीटर है, और साथ में जो उसकी चौड़ाई है वो 2 इंच है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। जो उसका वजन है वो 50 से 80 ग्राम के बीच में वेरी करते रहता है। और यहाँ पर 3 लेयर है। क्या है 3 लेयर, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है। अब इसको भी अच्छे से समझना है, देखना ये है ये क्या क्या लेयर्स है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन क्या कीजिएगा, मुश्किल लगता है लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना तो है, क्योंकि अगर आप एक बार सीख जाएंगे ना फिर बार बार आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे यूट्रस है ये, और समझिए हमको बाहर से दिख रहा है, ठीक है। अब हम अगर इसको एक लेयर हटाएंगे तो अंदर से भी दिखेगा, फिर हम हटाएंगे तो अंदर से भी दिखेगा। मतलब क्या है, जैसे आपकी ये स्किन, जैसे मेरी ये स्किन है,
अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो अंदर से सारे खून की नली निकलेगी, ब्लड वेसल्स निकलेंगे, नर्वस सिस्टम का जो नर्व्स आया है, लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ्स आए हैं, सारे लिम्फेटिक वेसल्स आए हैं, सारे के सारे आपको दिखेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 लेयर हो गया। बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस के लेयर को पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, मतलब 28 से 30 दिन का जो ये होता है साइकिल, उसमें पीरियड्स हर महीने होते हैं। तो एंडोमेट्रियम अंदर वाला जो लेयर है वो गिर जाता है, टूट करके उसके साथ ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। फिर वो तैयार होता है, जब वो उसका साइकिल पूरा होता है वो फिर गिर जाता है, फिर वो तैयार होता है, वो फिर गिर जाता है। तब तक ऐसा होते रहता है जब तक वहाँ पे निषेचन की क्रिया ना हो गई हो, फर्टिलाइजेशन ना हो गया हो। और बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, ताकि उसको ब्लड सप्लाई मिले, बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, बच्चे अच्छे से बड़े हो। तो इस चीज़ के लिए एंडोमेट्रियम बार बार ये रिपीट करता है, ये साइकिल को दोहराता है जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तब तक। तो इसीलिए मैंने बोला है कि जो यूट्रस है उसके जो लेयर्स है, कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स है। अब उसके पार्ट भी है, पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, यूट्रस के पार्ट भी है। जो ये उभड़ा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम फंडस बोलते हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, यूट्रस का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो है वेजाइना। क्या है, वजाइना है। तो हम सर्विक्स यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं, बॉडी यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम फंडस बोलते हैं, क्योंकि जो उभरा हुआ पार्ट है। हम नॉर्मली मानते हैं कि जो यूट्रस है वो एंटी फ्लेक्स्ड है, मतलब आगे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और एंटी वर्जन है, मतलब हल्का सा पेट से आगे की तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ होता है। ये नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की, ठीक है। उसके बाद आता है बात ओवरी का। अब ओवरी क्या होता है, ओवरी ये होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ओवरी भी अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो अंदर से कुछ और है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। बाहर से जो है उसको हम, अगर हम इसको काटेंगे ना तो अंदर से, जैसे आप तरबूज को काटते हैं तो क्या होता है ना कि बीच का पार्ट रेड होता है, साइड साइड से ग्रीन ग्रीन होता है, हरा हरा होता है। तो हरे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वैसे ही हम इसको काटेंगे तो बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। और उसी मेडुला में फिर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, मतलब अंडा होता है। और मैंने डिटेल से आपको समझाया भी है पहले भी, मैं फिर से बता दूंगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि उसके अंदर एक इमेच्योर अंडा होता है, ठीक है। और वो अंडा फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर से बड़ा होता है, और फिर पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। जैसे आप बड़े होते हैं, पहले आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आप बड़े हुए, और फिर आप जवान होते, फिर आप ओल्ड हो जाते हो ना। वैसे ही वहाँ भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। तो जब वो मैच्योर होता है तो बॉडी में 2 हार्मोन्स है वो काम करते हैं। कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, वहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन आपका FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उससे वो रेगुलेट होता है, मतलब उसका कमांड सुनता है। और आपके बॉडी में क्या करता है, आपके बॉडी को सही रखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखता है, उसके डेवलपमेंट में सहायक होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है। और वो क्या करता है, जब एक औरत बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट उसके द्वारा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि जो ओवरी है, जो यहाँ पे गोल सा था ना ओवरी, इसकी जो साइज़ है, लंबाई कितनी है 3 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर बता रही हूँ अभी मैं आपको, जो मैं अभी बता रही थी, ठीक है। यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है 1 से 3 सेंटीमीटर। और ये जो ओवरी है वो पीछे से किससे जुड़ी हुई होती है, ये ओवरी यहाँ पे इस तरीके से हवा में तो रहेगी नहीं, इसके पीछे से एक बड़ा सा, यहाँ पे एक बड़ा सा चादर टाइप का होता है पीछे से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। यूट्रस के पीछे से सपोर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो उसी को मैंने बोला है कि ब्रॉड लिगामेंट से वो कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो मेसोवेरियम, यहाँ पे वो भी एक लेयर ही होता है, उसी को हम मेसोवेरियम भी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तीसरा कि अब जो ओवरी है वो क्या क्या काम करती है। जो ओवरीज है वो अंडे को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो ओवल्यूशन होता है, मान लीजिए
मैं अगर लड़की हूँ और मेरी शादी हो जाए तो ओवोल्यूशन जैसे हो रहा है वैसे होगा। तो ओवोल्यूशन जब होता है तो एक फैलोपियन ट्यूब से यानी कि एक ओवरी से एक मंथ में एक बार निकलता है, दूसरे से फिर दूसरे टाइम में निकलता है, तो बारी बारी से निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग का रिलीज होना, ओवोल्यूशन हम उसी को बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसमें ये सहायक होती है, ओवरी मदद करती, सारा काम सारा कार्यभार वही तो संभाल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको ओवोल्यूशन। ठीक है, अब वहाँ पे जो अंडा है, जो एग सेल्स है, अगर वो उस ओवरी में मेच्योर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। साथ ही साथ दो हार्मोन भी निकालती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ताकि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बिल्कुल सही रहे और आपके जो बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो, बच्चे के मुताबिक हो। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ब्रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे। और आज वसंत पंचमी है, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए ताकि आप पूरे साल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है जा करके अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जा करके आप डाउट पूछ सकते हैं। सारे लेक्चर्स अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा और उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेंगे। वैसे स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए, PDF डालने का समय नहीं रह पाता है मेरे पास, तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अच्छे से अपने राइटिंग में कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, अपने हाथ का नोट्स होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए, अच्छे से आप आज काम कीजिए और अच्छे से अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने आप के लिए काम कीजिए। और फ्यूचर में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप खुद को ये बोलेंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने अपने समय को गवाया नहीं स्पेशली। ठीक है, थैंक यू सो मच।